नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, नवीन दुबे जी, आपका स्वागत है न्यूज एक्सटेंशन चैनल पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी नोएडा में सोसाइटी है कैप टाउन सुपरटेक, इसमें काफ़ी समय से, लंबे समय से समस्याएं तो अनेक है, लेकिन आज जो समस्या आ रही है कि चुनाव को लेके, और जैसे कि पहले भी हर बार चुनाव को लेकर समस्याएं ही रही है वहाँ पर, तो इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे कि इतनी बड़ी सोसाइटी जहाँ हजारों फ्लैट हैं और हजारों लोग निवास करते हैं, और वहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है वह सही से नहीं हो पाती है, जिसका कारण क्या है कि संलिप्तता कई अधिकारियों की भी समझ में आती है उसमें। तो इसी पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप क्या वहाँ पर कोई पद ग्रहण किए हैं या वहाँ पर अभी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, आप बताएं नवीन दुबे जी। अनु जी, देखिए, ऐसा है कि मैं नवीन दुबे बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं और भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, और अमूमन मैंने फ्लैट रजिस्ट्री की, ट्रांसफर चार्ज की बहुत लड़ाइयां नोएडा में लड़ी हैं। मैं सुपरटेक केप टाउन में रहता हूं, और सुपरटेक केप टाउन कोई छोटी सोसाइटी नहीं है, नोएडा की एक बड़ी सोसाइटी है जिसमें लगभग 4544 के आसपास फ्लैट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, टोटल हैं जिनका पोजेशन हुआ है। बाद बाकी फ्लैट बने तो करीब करीब आप मान के चलिए 8000 फ्लैट की सबसे बड़ी टाउनशिप है। वहां 2019 में 3 मार्च को चुनाव हुआ था, उसके बाद से चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई। मैं 2020 से निरंतर डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज इन चिट फंड को चेंज करता रहा, मेरठ से लेके फिर वो गाजियाबाद ऑफिस आ गया, गाजियाबाद चेंज किया। अल्टीमेटली अब वो स्थिति बनी कि वहां से पूर्व रजिस्ट्रार थे, डिप्टी रजिस्ट्रार, उन्होंने ऋषभ कुमार अग्रवाल ने चिट्ठियां निकाली और चुनाव अधिकारी अपॉइंट किए गए। उसके बाद फिर नए डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार ने चार्ज लिया। अब प्रक्रिया यह है कि जनवरी 2025 में चुनाव अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमान आशीष सिंह को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव अधिकारी हमारे केप टाउन सोसाइटी का नियुक्त किया था। उसके बाद से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फाइनली अप्रैल में एक नोटिस निकाला कि भाई सोसाइटी के जो लोग चुनाव सब कमेटी में आना चाहते हैं वो अपने नामांकन दें। हमने 37 लोगों ने नामांकन दिया, मैंने स्वयं भी अपना नामांकन चुनाव कमेटी के लिए दिया। यहाँ एक बड़ा प्रश्न है कि चुनाव कमेटी की जो भूमिका होती है वो चुनाव प्रक्रिया के शुरू होने से लेकर मतगणना के आखिरी समय तक, उसके बाद जो भी लोग चुनाव जीतते हैं उस घोषणा पत्र पर सिग्नेचर भी होते हैं और चुनाव अधिकारी के भी सिग्नेचर होते हैं। सामान्य प्रक्रिया सभी सोसाइटीज में जो अमूमन अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट हुआ है। यहाँ क्या हुआ कि हम लोगों को चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए तो उन्होंने 10 सदस्य लेने थे, उन्होंने 10 मेन सदस्य लिए और 5 रिजर्व सदस्य लिए। इस तरीके से कुल 15 लोगों को ले लिए, 5 रिजर्व के लिए और 10 मेन सदस्य। 10 में मेरा नंबर पर्ची द्वारा निकाले गए तो 10वें नंबर पर मेरा नाम था। इसके बाद उन्होंने 10 अगस्त को एक प्रक्रिया शुरू की कि भाई आप लोग सोसाइटी में वोट बनवाइए। जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके वोट जिनके रह गए हैं, जो नहीं बन पाए हैं, 1000 रुपए की सदस्यता लेके वो लोग वोट बने। अब उस लेटर में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रजिस्टर्ड ओनर केवल पात्र होता है किसी भी सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन यहां क्या किया उन्होंने, यहां उन्होंने ये किया कि आप रजिस्ट्री ले आइए या अलॉटमेंट लेटर केवल ले आइए या केवल पोजेशन लेटर ले आइए, ऑब्लिक ऑब्लिक करके वो ऑर्डर निकाला है और उसके बेसिस पे कहा था इन सबको आप मताधिकार दे दीजिए। अब प्रश्न ये है कि वहां हैंडओवर हुआ 13 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद एजेंसी ईओ ने बदल दी, नई एजेंसी काम कर रही थी। वहां पुरानी एजेंसी, आपको स्मरणीय होगा कि बाईजी स्टेट थी जो सुपरटेक की ही अपनी सिस्टर कंसर्न है और जिसके निदेशक योगेश गोस्वामी हैं। बाईजी स्टेट उन्हीं के नाम पर बनाई गई थी। योगेश गोस्वामी को शुरुआती लेटरों में चुनाव अधिकारी ने मार्क किया है, जो भी आदेश निकाला है तो उसमें योगेश गोस्वामी को भी मार्क किया। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई बाईजी स्टेट से क्या लेना देना था केप टाउन, क्यों आपने मार्क किया। तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और षड्यंत्र की बू आती दिख रही है। दूसरी चीज आती, जब आपने कमेटी बना दी, वोट बन गए, आपकी प्रक्रिया को लोगों ने फॉलो किया, वोट बना लिए गए। तो वोट बनने के बाद 23 अगस्त को आपके कार्यालय में बैठक हुई।
चुनाव समिति के सब सदस्य पहुंचे और उन्होंने अपने वो जो लिस्ट थी उन लोगों की लिस्ट और कागज आप देखिए प्रक्रिया में क्या था। अलॉटमेंट लेटर कोई ओरिजिनल लेके आना नहीं था किसी को, सब फोटोकॉपियों पे काम हुआ है, सारी फोटोकॉपी स्वीकार की है इन्होंने। उसका कोई वेरिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो लोग जिनके पास अलॉटमेंट लेटर है या पोजीशन है वो गवर्नमेंट के तो किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है नहीं, ना उनका उपपट्टा प्रलेख निष्पादित है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये वास्तविक ओनर है। हो सकता है टेनेंट जो वहां रह रहे हैं या बिल्डर के जो अपने स्टाफ रह रहे हैं उनको उसने अलॉटमेंट लेटर पकड़ा दिए हो और उनकी फोटोकॉपी ले लिया आपने, जिम्मेदारी किसकी है वो तय नहीं की गई। अब आपने वोटर लिस्ट बन गई 23 अगस्त की मीटिंग की, तो बोले कि अब ऐसा है, चुनाव समिति के सदस्यों ने हम लोगों ने उनसे पूछा कि अब हम सभी की भूमिका क्या रहेगी। उसमें बहुत सारे लोग थे, 10 के 10 लोग, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अब आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है, आपने ये काम कर दिया, आपका काम खत्म और आज हम चुनाव समिति को भंग कर देते हैं, अब कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब जो भी चुनाव हम कराएंगे हमारा स्टाफ होगा, हमारे अधिकारी होंगे, वो लोग चुनाव कराएंगे जब वहां पे चुनाव होगा। हम लोग जब चुनाव समिति भंग हो गई तो कोई मतलब नहीं रह गया हमारा। फिर भी मैंने 1 सितंबर को अपना एक इस्तीफा बनाकर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, चुनाव अधिकारी और डिप्टी रजिस्ट्रार को मेल किया, ईमेल पे जो रिकॉर्ड पे दर्ज है मेरे पास, हमने मेल कर दिया। इसके बाद इन्होंने सूचना निकाली कि भाई ये चुनाव प्रक्रिया होनी है, इसमें नामांकन जिन जिन लोगों को करना है जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ये प्रक्रिया, उसका एक पूरा उन्होंने शेड्यूल चार्ट दिया। उस प्रोग्राम के अंदर 26 नवंबर की डेट जो थी, 26 अक्टूबर की जो डेट थी वो नामांकन की तिथि थी। लोगों ने 5100 रुपए उसकी फीस रखी गई थी, 5100 रुपए कैश ले रहे थे, कोई वैसे पेमेंट नहीं लेना था। 5100 रुपए कैश पेमेंट करके हम सभी लोगों ने करीब 48 लोगों ने आसपास नामांकन पत्र खरीदे और नामांकन पत्र खरीद के सबने नामांकन अपने दे दिए। अब नामांकन जब जमा हो गए तो 27 तारीख को मैं एक बार जिलाधिकारी से मिला, क्योंकि मेरी इनसे बात हुई, हमने कहा मैंने अभी नामांकन, तो उन्होंने तो फोन पे कहा कि नहीं हम आपका नामांकन तो निरस्त करेंगे क्योंकि आप चुनाव समिति में, तो मैंने उनसे बहस हो गई मेरी। मैंने कहा भाई हम चुनाव समिति में थे, हैं नहीं, और चुनाव समिति आप डिसॉल्व कर चुके हो, और जिस समय हम चुनाव समिति में थे जब मैंने इस्तीफा दिया है तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। चुनाव की घोषणा आपने 10 अक्टूबर को की है वो प्रोग्राम देके, तो उसमें हम कहां से आ गए। फिर मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, उनको मिलकर मैंने पत्र दिया, वो पत्र उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मार्क कर दिया। उसके बाद सेम डे में डिप्टी रजिस्ट्रार कलेक्ट्रेट में बैठे थे, तो सोमवार का दिन था, उनसे भी मिला, तो उन्होंने कहा इस आधार पर तो आपका नामांकन निरस्त होने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आश्वस्त हो गया, मैं चला आया। आपने 26 तारीख को हमारे सबसे नामांकन ले लिए, 2526 2 दिन रखे थे नामांकन के लिए। इसके बाद आपने कहा साहब 31 अक्टूबर तक हम इनका पुनरीक्षण करेंगे। क्या पुनरीक्षण हुआ है पता नहीं उसका। फिर आपने कहा कि साहब हम 7 तारीख को नाम वापसी की डेट है और 7 को 3 बजे तक नाम वापसी जो होंगे उसके बाद हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे कि ये लोग मतलब नामांकन सही पाए गए इनकी। इसमें उन्होंने 4 लोगों के नामांकन निरस्त किए। एक मेरा नामांकन निरस्त किया, एक श्री विनोद गुप्ता का नामांकन निरस्त किया, और एक एकता अरोड़ा का शायद नामांकन निरस्त किया, और एक और सज्जन थे शैलेंद्र सिंह, उनका नामांकन निरस्त किया। अब प्रश्न ये है कि विनोद गुप्ता के नामांकन में बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि उनका नामांकन जिस प्रस्तावक ने किया वो स्वयं प्रत्याशी हैं, प्रवेक कुमार पुरी। प्रवेक कुमार पुरी ने CV 1 1406 फ्लैट से अपना नामांकन किया, क्योंकि वो उन्होंने गिफ्ट डीड बनवाई थी अपनी बेटी से अपने नाम। उसके बाद उन्होंने उसके आधार पर नामांकन किया, और एड्रेस उनका जो था वो उनके CM 3 वाले फ्लैट का था, क्योंकि आधार कार्ड में वो रहते वही हैं, तो वो आधार कार्ड वाला एड्रेस था। उनका नामांकन स्वीकार किया, और जो प्रस्तावक विनोद गुप्ता की प्रवेक कुमार पुरी बने, उन्होंने वो फ्लैट नंबर CV 1 1406 ही डाला, उसी का सीरियल डाला, और आधार जो लगाया, और आधार का जो एड्रेस होता वही तो डाला जाएगा। अब उसमें उन्होंने जब अपना आधार का एड्रेस डाल दिया, तो इस बेसिस पे उन्होंने निरस्त कर दिया कि साहब नामांकन विनोद गुप्ता जी का कि इसमें एड्रेस अलग है प्रस्तावक का। ये एक कहानी हुई। हमारी जब उनसे बात हुई, मैंने कहा भाई आपने मेरा क्यों निरस्त किया, तो बोले आप चुनाव समिति में थे। हमने कहा हम चुनाव समिति में जब थे तब थे, जब आपने भंग कर दी, मैंने इस्तीफा दे दिया, 1 महीना 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, अब इसका निरस्त करने का क्या आधार, और आधार भी है मान लिया, तो आप जो 26 से 31 तक 5 दिन तक पुनरीक्षण करते रहे, क्या आपने किसी प्रत्याशी को पूछा या बताया कि भाई आपका नामांकन इस कारण से निरस्त हो सकता है, आप आइए, इसमें या तो कोई गलती है तो सुधार करिए, और नहीं सुधार करिए। यही होता है अमूमन विधानसभा लोकसभा चुनावों में भी यही होता है, लेकिन इन्होंने कोई मौका किसी को नहीं दिया, कोई पत्र नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं। 7 तारीख को आपने लिस्ट जारी की शाम को करीब 3:30 4 बजे, 3 बजे के बाद, और 8 का शनिवार, 9 का इतवार और 16
नवंबर को चुनाव होने हैं, 7 नवंबर को आप प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसके बाद में क्या दिन बचा? 8 चली गई, 9 चली गई, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 दिन कुल मिले। अब 5 दिन में ना तो आपकी गलत प्रक्रिया के खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ना कहीं और जा सकता है। 5 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इन्होंने पूरे एक षड्यंत्र जो है दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक षड्यंत्र किया और वो बाईजी स्टेट की संलिप्तता के साथ इन्होंने किया, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार से मेरी कई बार बात हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार बोले वो चुनाव अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, चुनाव अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो इसमें नवीन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे और भी सोसाइटियों में होता है जी कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो बनती है, जैसे कि आपकी अपनी सोसाइटी कैप टाउन सोसाइटी के मेंटेनेंस कलेक्शन में लगभग 3 करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक जी आते हैं जी। ऐसे में ये ना माना जाए कि चुनाव प्रणाली में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि हर सोसाइटी से यही न्यूज आती है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हो रहा। मैं आपको बता दूं 2 करोड़ से अधिक का मेंटेनेंस आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में प्रतिमाह इकट्ठा होता है, और बावजूद इसकी सोसाइटी की जो हालात है वो बहुत बदतर है। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इस मामले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। इससे पहले बाईजी चलाती रही है इसी सोसाइटी को लंबे समय, पिछले 9 साल से उसने भी लूट और भ्रष्टाचार दबा के किया है। काम कुछ हुआ नहीं है। बीम्स की हालत खराब है, पिलर्स की हालत खराब है, पूरा बेसमेंट पानी से भरा पड़ा रहता है, गंदगी तमाम है, ये सब विषय हैं। बावजूद इसके आप एक चीज और देखिए जो बहुत उल्लेखनीय है। मैंने जब डिप्टी रजिस्ट्रार से बात की तो वो कहते नहीं साहब, चुनाव अधिकारी ने एक हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफर किया है कि वो अजनारा ग्रैंड हेरिटेज आपके बराबर की सोसाइटी है सेक्टर 74 की, उसमें एक जजमेंट आया था, उनके यहाँ अनरजिस्टर्ड ने वोट किया। तो मैंने कहा उनके यहाँ पहले चुनाव में भी अनरजिस्टर्ड ने वोट किया था और उनके मॉडल बाइलॉज अलग हैं, उन्होंने अपने बाइलॉज बनाए हैं, हमारे अपने बाइलॉज हैं। तो जो पंजीकृत बाइलॉज किसी सोसाइटी का होता है, चुनाव हमेशा उसके आधार पर होता है और अन्य किसी नियम के आधार पर चुनाव कराया ही नहीं। हर सोसाइटी के अपने अपने बाइलॉज होते हैं, उन बाइलॉज को फॉलो करना होता है। यहां चुनाव अधिकारी ने जब उसको रेफर किया तो फिर मैंने उनको रेफर किया, मैंने एप्लीकेशन दी, बहुत पहले दे दी थी कि भाई आपने गृह प्रवेश सेक्टर 77 का जजमेंट क्यों नहीं पढ़ा माननीय हाईकोर्ट का, आपने डिजाइन आर्ट्स का जजमेंट क्यों नहीं पढ़ा माननीय हाईकोर्ट का, जिनमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि केवल उप पट्टा प्रलेख निष्पादित फ्लैट ओनर्स ही इस मतदान प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, अन्य कोई हिस्सा लेने का पात्र नहीं है। बावजूद इसके ये खंडित प्रक्रिया चल रही है और हम बराबर उनको कह रहे हैं, चुनाव अधिकारी को भी कहा, हमने एसडीएम को भी कहा। एसडीएम साहिबा दादरी की जो है उन्होंने हमसे कह दिया, बोले आप उन्हीं के पास चले जाइए, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, उनको शिकायत दीजिए। अरे हमने कहा उनको हम 17 बार शिकायत दे चुके हैं और उनको बार बार बोल रहे हैं, जब वो सुनने को तैयार नहीं है तभी तो हम आपके पास आए, अब आप हमें फिर वहीं भेज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? फिलहाल मैं उनके पास अपना प्रत्यावेदन जो था वो छोड़ के आया हूं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई। वो एसआईआर की प्रक्रिया में लगी हैं, जिलाधिकारी महोदया के संज्ञान में ये मामला है। अब चूंकि शासन स्तर पे मैं लखनऊ गया था तो मैं वहां पे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला देके आया हूं और अखबारों में, समाचार पत्रों में भी ये सब प्रकरण मैंने लोगों को दिया है, सब जगह प्रिंट हुआ है, लेकिन चुनाव अधिकारी अभी तक इस पर जवाब देते नहीं बन रहा उनसे। और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं और मेरी यही मांग है, अगर नहीं होता है तो मैं इसके अगेंस्ट कार्रवाई भी निकालूंगा और ज्ञापन दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके कि इसकी जांच उच्च विजिलेंस एजेंसी से कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि सोसाइटीज के मामले में सर्वाधिक भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो नोएडा के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर है और डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त शुरू दिन से रहा है और आज तक कोई अंकुश, कोई सशक्त प्रणाली ऐसी डेवलप नहीं हुई है, ना सरकार ने उस पर ध्यान दिया है कि कम से कम इन लोगों को दंडित किया जाए, इनके खिलाफ जांचें की जाएं कि भाई ये जो प्रक्रियाएं आप अपना रहे हो, क्यों आप लिंगर ऑन करते हो? कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। वित्त विभाग का आप पता करोगे तो वित्त विभाग के किसी अधिकारी का ट्विटर हैंडल आपको नहीं मिलेगा, वित्त विभाग का ट्विटर हैंडल नहीं मिलेगा, ईमेल आईडियां आपको हासिल करना भारी है। तो किस तरीके से, किस प्रणाली से ये प्रदेश चल रहा है, मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छी छवि के साथ, अच्छे विचारों के साथ अच्छे प्रशासक हैं और बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं। मैं ये अपील करूंगा एक्सटेंशन न्यूज के माध्यम से कि ये बात वहां तक पहुंचे और लोगों को न्याय मिले। केवल एक केप टाउन का मामला नहीं, इस नोएडा की तमाम सोसाइटीज में इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार और चुनाव अधिकारियों की संलिप्तता रही है, बावजूद इसे दंड नहीं किया जाता है। ऐसे में दुबे जी
जैसे ऐसे चुनाव में चुनाव कमेटी की भूमिका क्या होती है और वह कब भंग की जाती है? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रश्न है अनु जी। देखिए, ऐसा चुनाव समिति की नॉर्मली चुनाव कमेटी की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि वो चुनाव कमेटी सारी वोटर लिस्ट तैयार करती है और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को उसके दफ्तर से बाहर कर दिया जाता है। एक असिस्टेंट मिलता है, चुनाव कमेटी उस ऑफिस को संभालती है, वो सारे दस्तावेज लेती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद वो वोटर लिस्ट तैयार करती है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, 300-350 से अधिक रजिस्टर्ड फ्लैट ओनर वोटर ऐसा है जिसने फ्लैट किसी और से रीसेल में खरीदा, अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया और एओ से एनओसी ली, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़े। तो ये गलती किसकी है? ओनर्स एसोसिएशन। जो सारे पत्राचार चुनाव अधिकारी ने किसके साथ किया है? अपार्टमेंट ओनर्स कालातीत अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के साथ किया, कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ। किसी चुनाव समिति सदस्य को उन्होंने एक सिंगल एसएमएस नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई मेल नहीं किया। सबकी मेल आईडी उनके पास रिकॉर्ड पे दर्ज है। अब आप मजेदार बात देखिए कि जब एओए वहां संचालन कर रही थी, चुनाव समिति की जो भूमिका होती है वो ये होती है, वो वोटर लिस्ट तैयार करे, वोटर लिस्ट तैयार करके चुनाव अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करे और उसके बाद जब चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम चुनाव कमेटी का होता है। यदि कोई प्रत्याशी बेटाइम किसी प्रक्रिया को अपना रहा है प्रचार करने में या किसी तरीके से, तो उस पर की सूचना चुनाव अधिकारी को देती है। उसके बाद मतदान जिस दिन होता है उस दिन लोगों को पहचानना कि सही कौन है गलत कौन है और वहां खड़े रहना मतदान अधिकारी के साथ, चुनाव कंडक्ट कराने की पूरी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी होती है। और उसके बाद जब मतगणना होती है, मतगणना के बाद जो प्रत्याशी चुनाव में विजयी होते हैं उनके प्रमाण पत्र पर, विजय प्रमाण पत्र पर भी कमेटी के लोगों के साइन होते हैं। ये होती है पूरी प्रक्रिया चुनाव कमेटी की। लेकिन यहां क्या हुआ, वोटर लिस्ट बनने के बाद ही आपने चुनाव कमेटी को भंग कर दिया। तो चुनाव कमेटी जब भंग हो गई तो हम थे कहां पे? और अगर हम भंग हो गए थे, आप ही ने भंग कर दिया, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ हुआ नहीं, तो हमारा नामांकन आपने चुनाव कमेटी में होने के किस आधार पर रद्द किया? ये बड़ा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को लेकर निश्चित तौर पर तमाम मंचों पर जाऊंगा। मैं प्रोग्राम बना चुका हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्य रैली निकाल के सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाऊंगा और इनको दंडित कराने का कार्य मैं करके रहूंगा। इस बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या कहना है? बहुत बढ़िया बात आपने कही। नोएडा अथॉरिटी ने 2018 में एक पत्र जारी किया था, उसके बाद एक शिकायत और गई तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने अभी मई 2025 में नोएडा अथॉरिटी के लोगों नोएडा अथॉरिटी ने अपने विधिक विभाग से विधिक राय मांगी। तो विधिक राय में भी यही आया है कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार केवल वे फ्लैट ओनर जिनके पक्ष में उप पट्टा प्रलेख निष्पादित है वही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई चुनाव अन्य व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, ना उसमें हिस्सा ले सकता है। इतने बड़े स्पष्ट आदेश को भी, और एक मजेदार बात बताऊंगा आपको, इस संबंध में 8 जुलाई 2025 को चुनाव अधिकारी एक पत्र लिख रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार को कि भाई ये पत्र हमारे पास एक सज्जन लेके आए हैं जिसमें नोएडा अथॉरिटी का ये वर्डिक्ट है, इस पर आप हमें निर्देशित करें। तो डिप्टी रजिस्ट्रार की गोल गोल भाषा देखिए, डिप्टी रजिस्ट्रार 4 लाइन का एक पत्र उनको लिख रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं। तो ये जो शटल कॉक की तरह लोगों को बना दिया गया और ये दोनों अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार के तहत ये चुनाव प्रक्रिया को संपादित कर रहे हैं, इसका खुलासा आज नहीं होगा तो कल होगा ही होगा। क्योंकि मैं चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मेरे साथ बहुत बड़ी फौज है, 200-300 लोग वो भी हैं जिनके वोटर अधिकार नहीं मिले हैं, विनोद गुप्ता जी हैं और तमाम लोग हैं जो इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं, क्योंकि वे आपने गलत प्रक्रिया, खंडित प्रक्रिया को अपनाया है। लोग मेहनत कर रहे हैं प्रत्याशी, उसके बाद ये चुनाव पंजीकृत बोर्ड होगा नहीं और हाईकोर्ट जाना पड़ेगा हमको। तो अल्टीमेटली ये सब जानते हुए क्यों आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या वाईजी स्टेट इतना महत्वपूर्ण हो गया इन लोगों के लिए? मतलब नवीन दुबे जी, वाईजी स्टेट का मतलब योगेश गोस्वामी जो कि सुपरटेक में बतौर डायरेक्टर पद पे काम कर रहे थे जी, वही अब इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, और वही ये चाहते हैं कि ये किसी ना किसी तरह से सोसाइटी हमारे अंडर में रहे और जिसका पैसा हम मेंटेनेंस के तहत हमारे पास ही आता रहे, वही ये भ्रष्टाचार घोटाले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन दुबे जी चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई, कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं डिकोरी इंटीरियर्स।
क्या आप भी अपने घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं? तो ठहरिए, मैं आपको सलाह देता हूं कि डेकोरी इंटीरियर की 5 गारंटी, इस कंपनी की रेपुटेशन और बेहद रीजनेबल प्राइस के बारे जानकर निर्णय लें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।